सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित घोषित हुआ। इस घोषणा में सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन की घोषणा के एक दिन पूर्व उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। विघटन की इस प्रक्रिया को आरंभ आमतौर पर गोर्बाचेव के सत्ता ग्रहण करने के साथ जोड़ा जाता है। वास्तव में सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सोवियत संघ के निपात के अनेक बुनियादी एवं ऐतिहासिक कारण हैं जो सतही नज़र डालने पर नहीं दिखते। 1917 में बोल्शेविक क्रांति ने सोवियत संघ नामक एक नए साम्यवादी राज्य को जन्म दिया। इसी के साथ सोवियत संघ ने आरंभ की स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक व्यवस्था और साम्यवादी संगठन समाजवादी विचारधारा पर आश्रित होंगे तथा साम्यवादी मार्क्सवादी विश्व दर्शन ही राष्ट्रहित को परिभाषित करने की एकमात्र कसौटी होगी। यह स्वाभाविक था कि इस क्रांतिकारी साम्यवादी राज्य को पूंजीवादी पश्चिमी राज्यों ने अपना जन्मजात शत्रु समझा। 1920 एवं 30 के दशक में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने अपने को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया और उस देश में साम्यवादी पार्टी की तानाशाही स्थापित की। स्टालिन ने अपने विरोधियों का बर्बरता से उन्मूलन व दमन किया। इस कारण सोवियत संघ की पहचान जनतंत्र का हनन करने वाले एक राज्य के रूप में होने लगी। आगे स्टालिन की मृत्यु के बाद भी ख्रुश्चेव तथा ब्रेजनेव के शासन में तानाशाही प्रवृत्तियां मौजूद रहीं। नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासन, विदेश यात्रा आदि पर प्रबंध जारी रहे। एक तरीके से लोक भावना पर लोहे के पर्दे डाल दिए गए थे। सर्वहारा के अधिनायकत्व का अर्थ ही था कि सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में हो। मेहनतकश जनता के बुनियादी अधिकारों की गारंटी तथा राज्य की नीतियों के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना ही समाजवादी प्रजातंत्र का सार तत्व था। सोवियत यूनियन ने इस प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास नहीं किया, जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व सर्वहारा वर्ग पर राज्य व पार्टी में शीर्ष स्थानों पर आसीन नेताओं के अधिनायकत्व में बदल गया। जनता राज्य तथा व्यवस्था के प्रति उदासीन हो गई। रूस न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था, बल्कि उसकी आबादी अद्भुत विविधता झलकाने वाली बहुराष्ट्रीय थी। रूसी जारों ने इस विस्तृत साम्राज्य को केंद्रीय प्रशासन के अधीन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, किंतु सोवियत साम्यवादी पार्टी ने केंद्रीकरण करने का प्रयास किया और यह जातीय विविधता सोवियत संघ की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी रही। सोवियत साम्यवादी पार्टी इस उलझी गुत्थी का समाधान ढूंढने में असमर्थ रही। शीत युद्ध के वर्षों में पश्चिमी शक्तियों का दुष्प्रचार इस चुनौती को विस्फोटक बनाता रहा। सोवियत साम्राज्य ने जिस पूर्वी देशों को अपने प्रभाव में लाया था, जैसे हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, उन सभी जगहों में स्वाधीनता की ललक सोवियत साम्राज्य के लिए चिंता का विषय बना रहा। सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी ने आर्थिक विकास का और सामाजिक पुनर्रचना का जो विकल्प सामने रखा था वो बहुत सफल सिद्ध नहीं हुआ। ट्राट्स्की जैसे आलोचकों ने तो बहुत पहले ही स्टालिन की नीति को समाजवाद से विश्वासघात के रूप में प्रचारित किया था और आगे ख्रुश्चेव ने भी स्टालिनवाद की निंदा की। इसी ख्रुश्चेव के शासनकाल में माओवादी चीन ने भी यह लांछन लगाना शुरू किया कि सोवियत संघ साम्यवादी क्रांतिकारी राज्य नहीं रह गया, बल्कि सुधारवादी, प्रतिगामी, अवसरवादी, समझौतापरस्त ताकत बन चुका है। इस तरह सोवियत नेतृत्व अपने सहयोगी दूसरे साम्यवादी देशों का विश्वास गंवा चुका था। अपने राष्ट्रहित को सामूहिक राष्ट्रीय क्रांतिकारी हितों पर तरजीह देने वाला नजर आने लगा था। सोवियत यूनियन के विघटन के लिए वहां की साम्यवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी एक हद तक जिम्मेदार था। सोवियत संघ में पार्टी तथा राज्य के बीच कोई भेद न रहने के कारण पार्टी का राज्य का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में था। यह पार्टी नेतृत्व अपने सुविधाभोगी जीवन, भाई जातिवाद और भ्रष्ट आचरण के लिए बदनाम हो गया था। फलतः सोवियत नेता जनता के लिए अपने आदर्श रूप को खो चुके थे। जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, भले ही सैनिक और सामरिक क्षेत्र में सोवियत उपलब्धियां अमेरिकनों के बराबर था, कभी कभार उनसे बढ़कर नजर आती रही, किंतु इस उपलब्धि में सोवियत संघ के आर्थिक वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया था। वस्तुतः
आंतरिक अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा, शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च तथा अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए अन्य देशों की आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप करने से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। इतना ही नहीं, पूर्वी यूरोप में जो समाजवादी राज्य स्थापित हो गए थे, उन्हें आर्थिक व सैनिक तथा राजनीतिक मदद करना भी सोवियत यूनियन की नैतिक जिम्मेदारी थी। साथ ही नवस्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की उनकी नीति रही, ताकि वे अमेरिकी खेमे में जाने से बचे रहें। इन सब कारणों से सोवियत संघ की आर्थिक दशा पतन के रास्ते पर आ गई थी। 11 मार्च 1985 को गोर्बाच्योव ने सोवियत संघ का नेतृत्व ग्रहण किया और इसी के साथ सोवियत साम्यवादी इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। गोर्बाच्योव ने रूस की आर्थिक दशा में सुधार हेतु तथा साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अपनी विशिष्ट नीतियों की घोषणा की, जिसे उस्कोरेनी, पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से जाना जाता है। उस्कोरेनी का मतलब होता है त्वरण, पेरेस्त्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन और ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन। गोर्बाच्योव का उद्देश्य इन अवधारणाओं के माध्यम से सोवियत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। उसकी कोशिश साम्यवाद में नवीन परिवर्तन लाकर आधार प्रदान करने की थी। इसी कारण उसके द्वारा लाए परिवर्तनों को दूसरी सोवियत क्रांति के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जैसे पहला परिवर्तन था उस्कोरेनी। गोर्बाच्योव के अनुसार तत्कालीन सोवियत अर्थव्यवस्था घटिया वस्तुओं, अकुशलता तथा प्रतिद्वंद्विता के अभाव से ग्रसित था। लोगों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं तथा उनके द्वारा मांग की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं में अंतर था। इस तरह यह माना गया कि उस्कोरेनी यानी त्वरण अर्थव्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार परिवर्तन करेगा कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अधिक गतिशील व कुशल बनेगा। इसके तहत अधिक संसाधनों के इस्तेमाल की अपेक्षा कार्य कुशलता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात की गई। दूसरे नंबर पे आता है पेरेस्त्रोइका। पेरेस्त्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन या पुनर्रचना। इसके माध्यम से समाज में ऐसे सुधार लाने का संकल्प लिया गया जिससे पुरानी कठोरताओं का अंत करके मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस प्रकार यह एक नए समाज की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया थी। पेरेस्त्रोइका के अंतर्गत कई बातें सम्मिलित थीं, जैसे सामाजिक आर्थिक प्रगति में तेजी लाना, समाज का व्यापक लोकतांत्रिकीकरण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, व्यक्ति का नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना, समाज की विकृतियों का पर्दाफाश करना। इस तरह पेरेस्त्रोइका का उद्देश्य एक ऐसे समाज का विस्तार करना था जहां मानव की गरिमा और गौरव केंद्र में हो, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। गोर्बाच्योव ने पेरेस्त्रोइका के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार, लीज एवं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से निजी खेती को प्रोत्साहन दिया। कृषि में सहकारी संगठन को सामूहिक संगठन की तुलना में अधिक महत्व दिया, क्योंकि इसमें व्यक्ति की कार्य करने की प्रेरणा बनी रहती है। इसी प्रकार उपभोक्ता उद्योगों का विकास किया। तीसरे नंबर पर आता है ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन। ग्लासनोस्त के तहत खुली बहस को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे लोकतंत्र की शक्तियां सुदृढ़ हों। गोर्बाच्योव ने इस बात पर बल दिया ग्लासनोस्त का विस्तार सभी कार्यों में नियोजन और प्रशासन के लिए किया जाए तथा देश में प्रादेशिक, आर्थिक, जातीय, युवा वर्ग संबंधी, परिवेश संबंधी, सामाजिक व अन्य समस्याओं पर खुली बहस की जाए ताकि लोगों की सही व सुनिश्चित राय का पता चल सके। गोर्बाच्योव ने कहा भी कि हमें ग्लासनोस्त की उसी प्रकार आवश्यकता है जैसे हवा का। ग्लासनोस्त के माध्यम से समाजवाद को लोकतंत्र की राह पर चलना था। वस्तुतः पेरेस्त्रोइका की व्यापक अवधारणा के तहत जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपांतरण की बात की गई और एक ऐसे समाज की पुनर्रचना का प्रयास किया गया जिसमें लोगों की भागीदारी इस रूपांतरण में हो, उसके लिए जरूरी था ग्लासनोस्त अर्थात खुलापन। इसी कारण यह कहा गया कि बिना ग्लासनोस्त के पेरेस्त्रोइका नहीं और लोकतंत्र नहीं। ग्लासनोस्त की प्रक्रिया वस्तुतः चुनौती भरी थी, क्योंकि बंधे समाज को खुले में रहने की आदत नहीं थी। अब बात करें गोर्बाच्योव की नीतियों का क्या परिणाम हुआ, तो इनकी नीतियों का कुछ इस तरह से परिणाम निकला। जैसे ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका शब्द ही नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रतीक बन गए। सोवियत समाज के हर मोड़ पर परिवर्तन आने लगा। राजनैतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया।
देश में खुली बहस होने लगी। बहुदलीय चुनाव का नया अनुभव सोवियत जनता को प्राप्त हुआ। सोवियत नागरिकों को विदेश यात्रा एवं नागरिक आयोजनों का छूट मिली। विदेश नीति में परिवर्तन लाया गया और शीत युद्ध के स्थान पर तनाव शैथिल्य को महत्व दिया गया। सुधार कार्यक्रमों द्वारा सोवियत समाज को कठोर अनुशासन तथा लौह आवरण की नीति से मुक्ति मिली। इस खुली बहस का सोवियत संघ में दुरुपयोग भी हुआ। लोग इसके माध्यम से गुटबाजी और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में लग गए। इसी दौरान गणराज्यों ने अधिक स्वायत्तता की मांग रखी, जिनको मिलाकर सोवियत संघ बना था। कुछ गणराज्य तो पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते थे। जनतांत्रिक तत्वों का कट्टरपंथी साम्यवादियों के बीच रस्साकसी में प्रशासन निष्क्रिय हो गया। अलगाववाद हिंसात्मक रूप में भड़क उठा। सोवियत संघ अराजकता की कगार पर पहुंच गया। अगस्त 1991 में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया। फलतः सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई और अंततः वह बिखर गया। गोर्बाचेव ने त्यागपत्र दे दिया और सोवियत संघ के स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्य का दिसंबर 1991 में जन्म हुआ। अब बात करें कि सोवियत संघ के विघटन का विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ा। तो सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका रह गया और विश्व का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका का पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित हो गया। सोवियत संघ के विखंडन से शीत युद्ध की स्वतः समाप्ति हो गई। पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का अवसान हुआ और बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सोवियत विघटन से तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन देशों को सोवियत संघ से आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। अब विघटित गणराज्यों में इतनी क्षमता नहीं रही कि सहायता कर सकें। इसी संदर्भ में तृतीय विश्व को नव उपनिवेशवाद के खतरे का सामना करना पड़ा। विश्व में बाजार अर्थव्यवस्था को बल मिला कि लंबे समय तक दमन और नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण कर शासन नहीं चलाया जा सकता। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, इस तरह से सोवियत संघ का उदय हुआ और उनका पतन भी हुआ। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।